हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोग ने फेनॉल के सारे प्रिपरेशन के मेथड कंप्लीट किए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिएक्शंस ऑफ फेनॉल कि कितने टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सीईटी में, हमारे बोर्ड्स में आए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए हम लोग चलेंगे। प्लस जितनी पॉसिबिलिटी है रिएक्शंस की, ये फेनॉल के जितने भी रिएक्शन है टेक्स्ट बुक में हमारे, वो सारे आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रिपरेशन जैसा कि मैंने बोला हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है, तो जब भी फेनॉल के प्रिपरेशंस पढ़ेंगे तो जस्ट प्रीवियस वीडियो एक बार रेफर करो, उसके बाद हम लोग रिएक्शंस देखते हैं। अब फेनॉल के साथ देखो, फेनॉल एक ऑर्डिनरी कंपाउंड नहीं है, इसमें कुछ इफेक्ट आने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी बदल जाती है। ठीक है, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को बदल देते हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो वो सारा कुछ हम लोग साथ में देखेंगे। तो टॉपिक डाल लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ फेनॉल, या इसी रिएक्टिविटी को, ठीक है, टेक्स्ट बुक वगैरह में वो लोग केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फेनॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि हमको पता है कि फेनॉल जब भी हम लोग बोलेंगे तो इसमें बेंजीन होगा और उस पर OH लगा हुआ मिलेगा हमको ऐसे। ठीक है, अब फेनॉल के स्ट्रक्चर में ये जो लोन पेयर है, हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि ये लोन पेयर क्या करेंगे, बेंजीन की रिंग के साथ रेजोनेट करते हैं, और ये जब अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं तो ये वाला जो पेयर है वो बाहर चला आता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ये जब इससे रेजोनेंस करेगा तो ये इस पे आ जाएंगे, ये जब इससे रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ पे। ठीक है, मतलब मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाहता हूँ, इस इफेक्ट को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, और मेसोमेरिक इफेक्ट में भी इसको हम लोग पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन बेंजीन से निकालता है तो उसको हम लोग नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो फाइनली जब भी अगर आपके सामने कभी फेनॉल का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, तो फेनॉल का स्ट्रक्चर वो लोग अगर हमको बना के देंगे तो हमको खुद को अज्यूम करना है कि इसके ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो रिचनेस है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो अगर इस फेनॉल के स्ट्रक्चर पे हम लोग किसी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करें या न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करें, जनरली जो बेंजीन की रिंग होती है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को रेजिस्ट करती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देती है। रीजन क्या है कि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो इस इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड को जब इलेक्ट्रॉन रिच के पास लेके जाओगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। जबकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, एक टाइप के, दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ये खुद क्या है, भिखारी पड़ा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, राइट। तो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अगर ऐड होगा तो कौन सी पोजीशन पे ऐड होगा वो हमको डिसाइड करना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बढ़े हुए हैं, देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये जब इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा तो ये सिर्फ कहाँ पे आ सकता है, या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे, या तो इस पैरा पे, या फिर इस ऑर्थो पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल कभी भी मेटा पोजीशन पे रिएक्शन नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखना। अगर गलती से तुमने मेटा पे प्रोडक्ट बना दिया, किसी इलेक्ट्रोफाइल को लाके मेटा पोजीशन पे ऐड कर दिया, तो वो रिएक्शन वहीं पे गलत हो जाएगी। बोर्ड में भी उसका एग्जाम्स वगैरह में उसके मार्क्स उड़ा देते हैं, या हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो खाली जब भी फेनॉल का रिएक्शन करोगे तो इतनी चीजें ध्यान में रखना कि ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और वो भी इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ कहाँ पे ऐड हो सकता है, उसके ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। तीन ही पॉसिबिलिटी है, उससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हेलोजनेशन ऑफ फेनॉल। तो हेलोजनेशन का कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि हेलोजनेशन में क्या होता है। ठीक है, हमको करना क्या है कि एक बेंजीन का रिंग लेना है, राइट, उस पर क्या लगा होगा, OH ग्रुप, और OH ग्रुप यहाँ पे लोन पेयर होगा तो ऑर्थो पोजीशन पे भी लोन पेयर होगा। हेलोजनेशन करवाते कैसे हम लोग,
कोई भी हेलोजन ऐड कर दे, जैसे मान लो Br2 ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ उसी का रिस्पेक्टिव कैटलिस्ट, जैसे FeBr3, ठीक है। या फिर अगर हमने यहाँ पे क्लोरीन ऐड किया होता तो हम लोग AlCl3 वगैरह लेके ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। अब ये जो Br है इसके इन्फ्लुएंस में ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक Br प्लस और दूसरा Br माइनस, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहाँ पे ऐड होगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। अब इससे दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे पास, दो टाइप के मतलब एक तो प्रोडक्ट हमारे पास ये हो जाएगा कि मैं यहाँ पे Br लगा दूं, और दूसरा हमारे पास कि मैं पैरा पे लगा दूं, ठीक है। और बाहर तो HBr जाएगा, क्योंकि जब हम लोग Br ऐड करेंगे तो इस वाली पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा जो दूसरे Br से कंबाइन होके बाहर चला जाएगा। अब इन दोनों में भी हमको पता होना चाहिए कौन सा मेजर प्रोडक्ट है कौन सा माइनर है। दोनों भी कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट। तो जितने दूर होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब इन दोनों केसेस में ये हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये क्या बनेगा, माइनर। एग्जाम में हमको दोनों मेंशन करने होते हैं, तो दोनों प्रोडक्ट हमको नॉलेज होना चाहिए कि क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं फेनॉल के ऊपर क्लोरीन डाल दूं, मान लो यहाँ पे OH है और यहाँ पे मैं लिख दूं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो कुछ नहीं करना है, सीधा आंख बंद करके हमको प्रोडक्ट पता है कि यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे Cl आएगा और प्लस HCl बाहर जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट है, चाहिए तो माइनर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बट इसी में एक कंडीशन निकल के आती है कि अगर मैं ये Br एक्सेस में डाल दूं, ठीक है, ऐसे लिख के देंगे वो लोग, ऐसे एरो करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर मतलब या Br2 एक्सेस कर दें वो लोग, तो इन दोनों वर्ड का एक ही मतलब होता है कि हम लोग एक्सेस में Br2 ऐड कर रहे हैं। अब एक्सेस में बोलने का क्या मतलब होता है कि जब तक तुमको यूज में आ रहा है तब तक यूज करो, बराबर। तो मुझे पता है कि Br कहाँ कहाँ पे ऐड हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा पे। तो सिंपल सा क्या करने का, जब भी एक्सेस की बात होगी तो तीनों पोजीशन पे ऐड कर देने का। एक Br यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे। मतलब एक्सेस में ऐड करना है तो ऐसा मत कर देना कि हर एक पोजीशन पे ऐड कर दो। बहुत बार स्टूडेंट यही गलती करते हैं, एक्सेस में दे रहा है तो हर एक पोजीशन पे ऐड कर देते हैं। बट अभी मैंने बताया कि हर एक पोजीशन पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है Br के ऐड होने की, तो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। प्लस तुमने 3 Br ऐड किए तो 3 Br बाहर जाएंगे, किसको लेके, H को, तो 3 HBr तुम्हारा बाहर निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। समझा हेलोजनेशन का प्रोसेस। अगर सिंगल हेलोजन दे रहा है तो एक ही एडिशन करेंगे, वो भी कौन से पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। बट अगर एक्सेस में दे रहा है तो सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम लोग ऐड करके एक्सेस वाला प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। फर्स्ट हमारा हेलोजनेशन हो गया, सेकेंड रिएक्शन होता है फेनॉल का नाइट्रेशन। अगर मैं बोलूं नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल करना है अपने को, ठीक है, तो नाइट्रेशन बोलते ही तुमको समझ में आना चाहिए कि HNO3 का एडिशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड का एक नेचर होता है, ये ब्रेक हो जाता है OH माइनस में और NO2 में, NO2 प्लस में, ठीक है। इसका आप सोचो, अगर मैं रिएक्शन फेनॉल से कर दूं तो क्या होगा, ये 3 पोजीशन एक्टिवेटेड है, मेरे पास सिर्फ एक ही NO2 है, राइट। इस NO2 को मैं लाके यहाँ पे लगा दूंगा, मतलब ये रिएक्शन हमेशा H2SO4 के प्रेजेंस में होती है। तो एरो पे अगर हम लोग एज अ कैटलिस्ट इसको लिख देते हैं तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे क्या आ गया हमारा NO2। अब बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक OH, तो ये कि बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि NO2 जो है, राइट, अगर इसको हम लोग पैरा पोजीशन पे लगाएं तो ज्यादा स्टेबल है। बट नाइट्रो के केस में ऑर्थो वाले जो होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट बन जाते हैं, और अगर इसको तुम पैरा पे बनाओगे तो ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा भेदभाव क्यों है इसमें, देखो भेदभाव इसलिए है कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, NO2 का स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ के हाइड्रोजन और यहाँ के ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है हमको, जो कि क्या करती है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने का काम करती है। ठीक है, जबकि यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको हैलोजन के केसेस में नहीं देखने को मिल रही थी। राइट, ये बॉन्डिंग इस मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है, इसको अपन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अगर नाइट्रेशन बोलेगा तो हमेशा ऑर्थो पे एडिशन होगा, क्लियर है, और हेलोजिनेशन बोलेगा तो हमेशा पैरा पे एडिशन करेंगे। अब दूसरा केस इसमें क्या बनता है कि यहाँ पे वो एरो पे मुझे लिख के दे दे कि HNO3 में डाल रहा हूँ और एक्सेस में डाल रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बताया है एज इट इज करोगे। ठीक है, यहाँ पे लगा है हमारा OH, इस पे लगेगा NO2, इस पे लगेगा NO2 और इस पे लगेगा, बस बात खत्म हो गई। यहाँ समझ में आ गया, ये तीन सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे पे लग जाएंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। वो हमारा क्या है, थर्ड रिएक्शन, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ ठीक है, सल्फोनेशन जैसे ही लिखा है, सल्फोनेशन तुमको समझ में आना चाहिए कि सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है। सल्फोनेशन में हमेशा हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का नेचर होता है कि ये OH माइनस और SO3H में डिवाइड होता है। ठीक है, ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल और ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल। लगा दो अब इस पे, फेनॉल पे। ठीक है, ऑर्थोपैरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो SO3H उठा के रख दें हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सल्फोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी डबल बॉन्ड O और OH। तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, इसीलिए इसका भी जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो पे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयरिंग टू पैरा पोजिशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाए, ये हमारा फेनॉल एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा SO3H, इनके बीच में आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, और बाहर क्या जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। प्लस इसी में अगर मैं बोलूँ कि H2SO4 जो है वो एक्सेस में डाला जा रहा है, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे SO3H, यहाँ पे SO3H और यहाँ पे SO3। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। सल्फोनिक एसिड के नेमिंग पे ध्यान में रखना क्योंकि ये अलग नॉमेनक्लेचर शो करते हैं, क्योंकि सल्फोनिक एसिड कंपैरेटिवली OH से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो चलो ये तीन रिएक्शन हो गए। नेक्स्ट हम लोग फेनॉल के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन। राइट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत बार मतलब अल्टरनेटिवली हर साल देखने को मिल जाता है हमको कोलबेज रिएक्शन। अब कोलबेज रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग फेनॉल में पहले NaOH डाल दें, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें और फिर उसमें H2 डाल दें, तो ये मुझे एक कंपाउंड बना के देता है, और ये कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमको यूज़ होता है। मैं चलो स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि यहाँ पे हमको OH और COH का फॉर्मेशन मिलता है, इसको हम लोग सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ये जनरली मेडिसिन वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब ये रिएक्शन स्टूडेंट को समझ में कम आती कि इससे हमने ये प्रोडक्ट कैसे बनाया। ठीक है, तो मैं एक एक स्टेप में बता रहा हूँ कि एक्चुअल में रिएक्शन में होता क्या है। देखो, तो अगर मैं स्टेप 1 में देखूँ इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले उसने किससे रिएक्शन बोला है मुझे करने को, OH का रिएक्शन NaOH से। अब मुझे पता है कि NaOH बेस है, ये क्या रिलीज करेगा, Na+ और OH-, तो ये जो H+ है ये मिल जाता है OH को, और ये क्या बना लेगा यहाँ पे, वाटर बनाते ही यहाँ पे हमको क्या मिलेगा,
यहाँ पे ONA बन जाएगा। इस चीज को हम लोग सोडियम फेनॉक्साइड बोलते हैं। तो एग्जाम में हमको ये भी बोल सकता है कि ये जो कोलबेज रिएक्शन है उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होगा सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा देखो, ये मान लो हम लोग उठा लेते हैं, ये ONA है प्लस इसका रिएक्शन उसने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है। ठीक है, अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पॉजिटिव है, और हमको पता है कि बेंजीन पे अगर ऑक्सीजन है तो उसकी ऑर्थो पैरा एक्टिवेटेड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अटैक कर देता है किस पे, यहाँ पे। और जैसे ही ये कार्बन इस पे अटैक करेगा यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है, देखो कैसे, यहाँ पे तो हमारे पास है ONA, अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और वहां पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन निकला है वो अटैच हो जाता है ऐसे, तो ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, अब हमको देखो पूरा सब कुछ बन चुका है, खाली यहाँ पे Na की जगह पे क्या चाहिए, हाइड्रोजन। अब अगर इस पे मैं फिर से वाटर डाल दूं तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से Na प्लस और OH माइनस को वापस से बाहर कर देगा और ये H आके यहाँ पे फिर से लग जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे फिर से OH आ जाता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और बाहर वापस से NaOH। ठीक है, तो इस चीज को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड। अब एग्जाम में सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम भी पूछ सकता है, तो ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड और इसके सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझ में आया कोलबेस रिएक्शन में क्या करना है हमको, राइट है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास इसी का जुड़वा भाई, दैट इज रीमर टाइमन रिएक्शन। ये भी जैसे मैंने बोला कोलबेज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सेम फेनॉल से अगर कोई रिएक्शंस आती हैं तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, डॉस प्रोसेस, रैशिंग मेथड, फिर हमारा कोलबेज रिएक्शन, फिर हमारा आ जाता है रीमर टाइमन। फेनॉल से अगर कुछ पढ़ना है तो ये 4 ही रिएक्शन पढ़ो, इससे ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम। तो रीमर टीमर का रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग फेनॉल को ट्रीट कर दें क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म है CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर ये मुझे कंपोजिशन मिलता है तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, राइट। तो जैसे सैलिसिलिक एसिड में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, वैसे ही इस स्ट्रक्चर में सिर्फ यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो सिर्फ यहाँ पे क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। अगर एसिड बना तो सैलिसिलिक एसिड, अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, चलो देखते हैं ये रिएक्शन होती कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने ले लिया OH, हमको पहले क्या लेना है CHCl3 प्लस क्या लेना है NaOH। अब ये NaOH और फेनॉल का रिएक्शन कैसे होता है मैंने कोलबेज में ही बताया, ये हाइड्रोजन चला जाता है किसके पास, OH के पास, Na आके लग जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे लग गया तुम्हारे पास ONA। अब देखो CHCl3 का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये ऐसे होगा, तीनों क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब कार्बन पे होगा पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव है तो वो अटैक करेगा कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो इससे एक स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, देखो ऐसे C, ये H। अब जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन एक Cl को निकालेगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितने Cl बचते हैं, 2, एक बना HCl और एक बना, ये इसकी पहली स्टेप है, समझ में आया। नेक्स्ट जैसे ही इस पे हम लोग फिर से NaOH डालते हैं, राइट। अब देखो NaOH डालते ही सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से HCl जाएगा और ये वाला Cl चला जाता है इस Na के साथ। ठीक है, तो इसके बाद अगर इस पे हम लोग ने फिर से NaOH ऐड किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो
इस वाले ONA को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फेनॉक्साइड आयन को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे H है। अब इसके दोनों Cl निकल जा रहे हैं, मतलब इसके दो बॉन्ड खाली हो रहे हैं, प्लस पहले क्या गया, HCl बाहर गया, फिर बाहर क्या गया, NaCl बाहर गया। तो अब मेरे पास बचा क्या है, सिर्फ एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे कर दिया इसको, राइट। तो देखो ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, H चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, Na आ रहा है, ठीक है। अब इस Na को हटाने के लिए कोलबेज रिएक्शन में हमने क्या ऐड किया था, दिख रहा है यहाँ पे थर्ड, उसने क्या दिया, वाटर। तो जैसे ही वाटर ऐड करोगे, वापस से OH यहाँ से NaOH बाहर जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको, ये बन गया हमारे पास OH, और यहाँ पे बन गया एल्डिहाइड। हमारे पास क्या मिला, सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड ऐसे कंपाउंड है जो मेडिसिन वगैरह में यूज होते हैं। तो कभी कोई मेडिसिन का अगर इंग्रेडिएंट देखते हो तो वहाँ पे मिल जाएंगे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड, सेलॉल, फेनोफ्थलीन, ये सब चीज़ें हम लोग जनरली कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये देखने को हमको मिलता है, इस वजह से ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। समझ में आया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फेनॉल के चैप्टर का, कोलवेज रिएक्शन एंड रिमर-टिमर रिएक्शन। तो चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। कितने हो गए रिएक्शन, फोर्थ हो गए, फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ फेनॉल। ठीक है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन विद जिंक डस्ट। टेक्स्ट बुक वगैरह में ऐसे मेंशन होता है, बाकी तो कुछ करना नहीं है, इजी रिएक्शन है। अब रिडक्शन मतलब हमको पता है कि रिडक्शन चालू होगा, और वहाँ पे उसने मेटल भी यूज़ किए हुए हैं। तो फेनॉल में अगर हम लोग ने जिंक डाल दिया, या टेक्स्ट बुक वगैरह में जिंक डस्ट लिख के देते हैं, तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। मेटल के पास अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो सबसे पहले वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो देखो जैसे ही तुम लोग जिंक ऐड करोगे, ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल देगा, और निकाल के क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। अब एक बार जिंक ऑक्साइड अगर बन गया, तो हमारे पास बेंजीन पे क्या बचा, कुछ नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी होता है यहाँ पे हर एक पोजीशन पे, बराबर। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोग फेनॉल का रिडक्शन करेंगे जिंक से, तो वो उसके ऑक्सीजन को निकाल देगा। और रिडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। समझ में आया। तो हमेशा अगर हमको फेनॉल से बेंजीन बनाना है, तो हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं कोई भी मेटल डाल के, जो क्या करता है, उसके ऑक्सीजन को कम कर देता है। तो सिक्स्थ रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 5 हो गए, ऑलमोस्ट खत्म हो गए हमारे फेनॉल के रिएक्शन जो स्टेट बोर्ड की बुक में दिए हुए हैं। सिक्स्थ रिएक्शन हमारा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल देखो होता क्या है एक्चुअल में। जैसे अगर मेरे पास कोई फेनॉल दिया हुआ है ऐसे, राइट, इस पे अगर मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं, राइट, इसका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कन्वर्ट कर देता है एक टाइप के कंपाउंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विनोन, राइट। इस बने हुए क्विनोन को अगर फिर से रिडक्शन करवाएं, तो ये रिडक्शन के बाद हमको डायोल दे देगा। डायोल मतलब यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पे अल्कोहल। और अगर फिर से इसका ऑक्सीडेशन करवा दें, तो ये वापस से हमको ये देता है। अब इसका जो मैकेनिज्म है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं कहीं पे सिखाया नहीं जाता है, बट अगर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये बहुत इजी मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म होता है, देखो कैसे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH है, ठीक है। अगर इस पे हम लोग ऑक्सीजन डाल दें, ऑक्सीजन मतलब क्या होगा, O2 होगा, राइट, ये हो गया हमारे पास, ठीक। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, वो क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन से यहाँ से फ्री रेडिकल पे बॉन्ड बनाएगा,
सही है। अब जैसे ही ये फ्री रेडिकल इससे कंबाइन होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में ये इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता है फ्री रेडिकल में, और इसके इन्फ्लुएंस में ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऐसे, प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे अब देखो ये वाला हाइड्रोजन का जो फ्री रेडिकल है वो इसके साथ गया, तो एक प्रोडक्ट बन जाता है वाटर, ठीक है। अब बेंजीन पे देखो ये वाला जो बॉन्ड है इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, जबकि इस वाले ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएगा, प्लस ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल ये दोनों कंबाइन होकर ऐसे बॉन्ड बना देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो एक फ्री रेडिकल इसका था और एक इसका, तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन से फिर से कंबाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है ऑक्सीजन ऐसे। तो ये एक्चुअल में क्विनॉन का मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बट थोड़ा सा घुमा फिरा के ये कॉम्प्लिकेशन इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो फाइनली हमको क्विनॉन मिलता है, रिडक्शन करोगे तो फिर से अल्कोहल दे देगा, और ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर से हमको क्विनॉन मिल जाता है। ओवरऑल इतने रिएक्शंस हैं हमारे फेनॉल के चैप्टर में टेक्स्ट बुक में, जो सीईटी और हमारा स्टेट लेवल का पोर्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने सारे जो रिएक्शंस है फेनॉल के वो कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईथर स्टार्ट करेंगे, ईथर के इंट्रोडक्शन, उसके प्रिपरेशन और रिएक्शन, और वहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, और जो सीरीज में वीडियो बन रही हैं उन सीरीज में ही वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, या अगर बीच में कुछ मिसमैच होता है तो आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी थोड़ी सी। तो जैसे जैसे हमने अपलोड किए हुए हैं लेक्चर 1 2 3 करके, चैप्टर वाइज वैसे ही नोट्स बनाओ, वैसे ही प्रिपेयर करो, बेटर होगा एग्जाम के लिए और प्लस हमारे सीईटी के लिए।